रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध बताया गया है। भारत के लगातार तेल खरीदने से रूस की सैन्य आक्रामकता बढ़ी है। भारत तेल खरीदना बंद करे तो 25% टैरिफ कटौती संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है और इसके लागू होने के कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध करार दिया। उन्होंने ये दावा किया कि नई दिल्ली ने ही रूस से लगातार तेल खरीदकर उसकी सैन्य आक्रामकता को बढ़ावा दिया है। भारत पर रूस से व्यापार रोकने का दबाव डालते हुए उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली मॉस्को से रियायती दर पर कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे तो तुरंत अमेरिकी टैरिफ में 25% की कटौती हो सकती है। नवारो की ये टिप्पणी ट्रंप के भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ के बुधवार से प्रभावी होने के बाद आई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के लिए इस महीने की शुरुआत में लगाए गए मौजूदा 25% अमेरिकी टैरिफ को दोगुना कर दिया। तो जिस तरीके से ये 25% का टैरिफ था जिसको दोगुना किया गया, अब अमेरिका का बयान इसको लेकर सामने आया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर निशाना साधा है, इसको मोदी का युद्ध बता दिया। भारत के लगातार तेल खरीदने से रूस की सैन्य आक्रामकता बढ़ रही है। ये रीजन दिया गया 50% टैरिफ लगाने का, लेकिन अब भारत भी पूरी तरीके से तैयार है इस टैरिफ से डील करने के लिए। लेकिन इसे मोदी का युद्ध जिस तरीके से बताया गया, इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर लगातार जारी और तमाम तरह की कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं शांति बहाली को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इसी बीच भारत पर दोगुना टैरिफ लगाते हुए, ये रीजन देते हुए कि जिस तरीके से रूस से कच्चा तेल भारत खरीदता है उससे आक्रामकता रूस की बढ़ती है, उसको मोदी का युद्ध बता दिया गया है। भारत तेल खरीदना बंद करे तो 25% टैरिफ कटौती कर दी जाएगी। ये बयान अमेरिका का सामने आया है और अभी भी दरवाजे खुले हैं टैरिफ को लेकर डायलॉग के लिए। ये तमाम बड़ी बातें अब अमेरिका द्वारा बोली जा रही हैं। तो सरकार ने भी इसको लेकर एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग की है जहां पर तमाम तरह के विकल्प निकाले जा रहे हैं इस फोड़े हुए टैरिफ बम से डील करने के लिए। तमाम योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव प्लान्स में टेक्सटाइल इंपोर्ट को लेकर और दूसरे देशों के दरवाजे खटखटाने को लेकर भी बात सामने आ रही है। लेकिन ये बेहद बड़ा स्टेटमेंट जिस रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए लगातार ट्रंप काम कर रहे हैं, उसको मोदी का युद्ध बता देना, ये साफ तिलमिलाहट दिखाता है अमेरिका की। वहीं टैरिफ से किस सेक्टर पर असर पड़ा है, आइए ये भी आपको बता दें। कपड़ा और परिधान आभूषण, वहीं मैकेनिकल डिवाइसेस, कृषि और मास, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट हुए हैं इस 50% टैरिफ के बाद। लेकिन एक बेहद खास इंपॉर्टेंट मीटिंग की गई है जिसमें ऑल्टरनेटिव्स को लेकर बातचीत की जा रही है। किस तरीके से इन तमाम सेक्टर्स में कुछ और देश हैं जिनसे निर्यात की शुरुआत की जा सकती है, जिनसे डील किया जा सकता है, जिससे ये टैरिफ बम का कोई भी असर भारत पर देखने को ना मिले। वही कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि टैरिफ से मुक्त हैं, जिन पर कोई भी असर नहीं देखने को मिला, उनमें है जेनरिक दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और पेट्रोलियम उत्पाद। ये तमाम ऐसे सेक्टर्स जो कि अछूता हैं इस पूरे टैरिफ से, जिन पर इस टैरिफ बम का कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। तो तमाम सेक्टर्स ऐसे जो कि इम्पैक्ट हुए हैं, जिनको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, खास तौर पर जो छोटे उत्पादक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको इम्पैक्ट ना पड़े इस टैरिफ का, उसको लेकर भी तमाम तरह की कवायदे हैं, तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच दवाइयों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, स्मार्टफोन पे, पेट्रोलियम के उत्पादों पर कोई भी असर इसका नहीं देखने को मिला है और कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो यूएस पर भी पड़ा है। ग्लोबल मार्केट पर भी इसका कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो पूरा टैरिफ वॉर है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारत से कहीं ज़्यादा
यूएस भी झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो जेनेरिक दवाई, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्टफोन, ये तमाम ऐसे सेक्टर जो कि टैरिफ से मुक्त, उन पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। चलिए इसे को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। आज जिस तरीके से हमने देखा कि मार्केट खुला था, हालांकि मार्केट में थोड़ी लाली छाई हुई थी। हमने देखा कि टैरिफ 50% टैरिफ के लागू होने के बाद आज मार्केट थोड़ा क्रैश होता हुआ नजर आया, लेकिन आपने ही जिस तरीके से बताया था कुछ खास इम्पैक्ट इस टैरिफ का देखने को नहीं मिला मार्केट्स पे। हालांकि कुछ सेक्टर्स अब भी हैं जो कि खासा इम्पैक्ट हुए। यह देखिए, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे इसका नहीं आने वाला, ये बड़ा क्लियर है। अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होने वाली है और ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रही है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अमेरिका में जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ उनकी कम हो रही है, अमेरिका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर पा रहा। तो अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इन टैरिफ्स को वो रिवर्स करे, किस तरीके से इनको सस्पेंड करे, किस तरीके से इनको टाले। देखिए, जहां तक रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने की बात है, अमेरिका खुद रशिया से बहुत परचेजिंग कर रहा है, चाइना रशिया से बहुत क्रूड ऑयल ले रहा है, यूरोपियन यूनियन रशिया से बहुत गैस दे रही है। हमारे तो रशियन पुराने मित्र हैं, डेकेड्स ओल्ड फ्रेंडशिप है। अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं तो क्या दिक्कत है जब सारी दुनिया उनसे कारोबार कर रही है। जहां तक रशिया यूक्रेन वॉर है, तो इससे काफी समय पहले हिंदुस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी कि रशिया यूक्रेन वॉर को जो है हम खत्म करा सके। तो हिंदुस्तान ने तो ये कोशिश की थी कि रशिया यूक्रेन वॉर को हम रुकवा सके। इसलिए टैरिफ का ज्यादा असर हम पे नहीं पड़ने वाला, शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा। बट जो सरकार एफर्ट्स कर रही है और कंट्रीज के साथ टाई अप, खासकर अभी प्रधानमंत्री साहब चाइना और जापान जा रहे हैं, उससे पहले यूके के साथ हमारा टाई अप हुआ है, यूरोप के कई कंट्रीज के साथ टाई अप हुआ है, ग्लोबल साउथ के कई कंट्रीज के साथ टाई अप हो सकता है, कोई और पोटेंशियल कंट्रीज है। रादर हिंदुस्तान को नए बायर्स खोजने का वक्त मिलेगा, हमें जो है ब्रॉड बेस करने का मौका मिलेगा अपने एक्सपोर्ट्स को, और वो हिंदुस्तान कर रहा है, उसके ऊपर सीरियस काम हो रहा है। इससे हम अपने एक्सपोर्ट्स को ब्रॉड बेस कर पाएंगे। रादर यूएस को दिक्कत आएगी, क्योंकि यूएस अगर देखे, यूएस को इकोनॉमी को एनालाइज करें, यूएस किस मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अलावा किसी चीज में तो आगे है नहीं यूएस। यूएस तो एक सेंटर था, एक मंडी थी कॉमर्स और ट्रेड की। अगर वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देगा तो यूएस का अपना वर्चस्व, जो ग्लोबल इकोनॉमी में वो सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी थी, सबसे ज्यादा एक सेंटर था कॉमर्स का, वो लूज करना शुरू कर देगा। आईआर से इंडिया, रशिया, चाइना जैसे करीब आएंगे बिजनेस में, तो जाहिर सी बात है यूएस अलग थलग पड़ जाएगा। जिस डी-डॉलराइजेशन से यूएस डर रहा था, वो अब क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ब्रिक्स अपने आप में काफी कामयाब हुआ है। उसके अलावा हिंदुस्तान और चाइना का बिजनेस अगर बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि चाइना तो बहुत सी हमारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर जापान के साथ ऑलरेडी हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, जापान के साथ हमारा कारोबार बढ़ सकता है। और हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत, जो स्वदेशी की बात है, वोकल फॉर लोकल, वो कई सालों से हम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी स्वदेशी के ऊपर हमारा टारगेट है, मेक इन इंडिया के ऊपर टारगेट है। और एक्सपोर्ट्स में जिन चीजों की बात हो रही है, जिनमें 50% टैरिफ लगे हो, तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा हमने कई चीजों के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हम काफी आगे बढ़ गए हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हम काफी आगे बढ़ गए हैं। तो हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स तो कई चीजों में हम जहां पहले नहीं थे, वहां हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान का आप डेटा देखिए, हिंदुस्तान की तरक्की देखिए, कितनी जबरदस्त तरक्की हमने करके दिखाई है पिछले 5 सालों में। पोस्ट कोरोना अगर 193 कंट्री में से कोई ऐसी कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली सक्सेस पाई है, वो हिंदुस्तान है, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है। जबकि दिक्कतें हमारे लिए बहुत थी, हमारे लिए पोस्ट कोरोना इतना आसान नहीं था, लेकिन सैल्यूट करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम को कि हमने हर चीज का सोल्यूशन निकाला। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तब हमारे लिए भी दिक्कतें थी, लेकिन हमने हर जगह पे सोल्यूशन निकाले हैं। और बिल्कुल आकाश जी, और अब जल्द ही कोई ना कोई नया सोल्यूशन इससे डील करने का भी निकाल लिया जाएगा। हमारे साथ नवनीत गोयल जी, जो कि पूर्व प्रधान है, मुख्य आयुक्त IRS के। बहुत स्वागत है सर आपका।
सर, आपको क्या लगता है रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार पीएम मोदी का नाम घसीटा जा रहा है, कितना वाजिब है, किस तरीके से इसको एज अ रीजन रख के लगातार ये टैरिफ बम जो हम पर फोड़ा जा रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत का शुरू से ही ये रहा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई का समय नहीं है और हमने पूरी कोशिश करी ये लड़ाई ना हो, रुक जाए। अब जो ये टैरिफ का बम हम पे फोड़ा गया है, इसके कुछ और रीजन लग रहे हैं। फिलहाल ये हो गया है और अब हमको इनसे बचने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी सरकार ने पूरी कमर कस ली है। जीएसटी का जैसे आपने सुना ही है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री साहब ने इस पर बहुत बड़ा ऐलान किया है कि दिवाली से पहले हम जीएसटी पे काफी प्रोडक्ट्स पे टैक्स रेट्स कम करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रम्प साहब का जो ये टैरिफ का बम पड़ा, इससे कुछ सेक्टर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। टेक्सटाइल्स हैं, लेदर सेक्टर है, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है, मेरीन सेक्टर है, जिनके काफी एक्सपोर्ट्स थे जो यूएसए की तरफ जाते थे। तो इनको किसी तरीके से देश की कंजम्पशन बढ़ाई जाए, जिससे कि इनको सेक्टर्स को रिलीफ मिल सके। उसमें जीएसटी में इन पे रेट्स काफी घटाए जाएंगे, 12% से शायद 5% में आ जाए अगले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो 3 और 4 सितंबर को हो रही है। उसके अलावा कोशिश की जा रही है कि जो हमारे व्यापारियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ईज ऑफ लिविंग की बात भी बोली है, सिर्फ टैरिफ की बात नहीं करी। तो ईज ऑफ लिविंग में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सॉल्व किया जाए, आसान किया जाए, रिटर्न फाइलिंग को थोड़ा सा ठीक तरह किया जाए और लिटिगेशन प्रोसेस को किस तरह से कम पेनफुल किया जाए हमारे व्यापारियों के लिए, इसकी तरफ भी कोशिश जारी है। बिल्कुल नवनीत जी, कहा यह भी जा रहा है कि इस टैरिफ बम को जो कि ट्रंप ने फोड़ा है, उसका इम्पैक्ट ना केवल भारत पर लेकिन खुद यूएस पर भी कहीं ज्यादा पड़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्होंने जो हम पे टैरिफ लगाया है, अगर हमारा प्रोडक्ट उधर जाएगा और उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वहां के उपभोक्ताओं पे भी रेट बढ़ेगा, वहां के प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। तो अब हमारा वो आइटम जो उनके पास रिप्लेस हो सकता है, जैसे कपड़ा है, कपड़ा अगर हम भेजेंगे और उस पर 50% कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो शायद वो बांग्लादेश का कपड़ा या वियतनाम का किसी और का ले ले, तो उस पर हमारे एक्सपोर्टर को फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को उनके पास कोई और चारा नहीं है, हमसे ही लेना पड़ेगा, तो वहां कीमत बढ़ जाएगी और फर्क उनके कस्टमर्स को होगा। ओवरऑल जिस तरह से ट्रम्प साहब चल रहे हैं, जिस तरह से वो चारों तरफ कस्टम ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा उनके कस्टमर्स को और उनकी इंडस्ट्री को। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इसको रेवेन्यू के टूल की तरह कभी नहीं देख सकते। इसको हम इनिशियल लेवल पे, कुछ लेवल पे अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, लगता है हमारी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, थोड़ा उनको अगर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अमेरिका आज स्थिति में है कि सडनली कार बनाना, सडनली ये कपड़े बनाने की स्थिति में नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। लेकिन इन चीजों पे टैरिफ लगाने से उनके अपने कस्टमर्स के लिए परेशानी होगी, जिसका इफेक्ट में भी 2-3-4 महीने बाद आएगा। बिल्कुल। और नवनीत जी, अगर बात करें योजनाओं की या फिर ऑल्टरनेटिव्स की, क्या लगता है कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स अपनाए जा सकते हैं जिससे नियर फ्यूचर में ये टैरिफ बम का कोई भी असर ना पड़े भारत पर? देखिए, 2-3 चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट इज ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। आज हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस की तरफ होता है और वो उसको हम डाइवर्ट करें, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जा सकते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ जा सकते हैं, ईयू की तरफ जा सकते हैं। यूके से अभी हमारा एफटीए हुआ ही है, सरकार कोशिश कर रही है कि ईयू के साथ भी कुछ चंद महीनों में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। इसी तरीके से ब्रिक्स के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, ब्राजील से, साउथ अफ्रीका से, हम जो सामान उनसे ले सकते हैं हम लें और हमारा सामान उधर जाए। तो इन चीजों से हम अपनी एक ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं। सेकेंड चीज हो रही है कि हमारी लोकल कंजम्पशन, हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमको ये सोचना कि हम सिर्फ बाहर एक्सपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। हमारे अगर टेक्सटाइल्स, लेदर, आईटी सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये जो बहुत बड़ा सेक्टर है, अगर इसकी लोकल डिमांड बढ़ जाए तो इसके लिए भी हम उनको, जो हमारे कारीगर हैं जिनको ये डर लग रहा है कि शायद उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो शायद नहीं होगा। उसके लिए जहां एक तरीका है टैरिफ रिडक्शन का, जीएसटी रिडक्शन, अगर 12 से 5 होता है तो ये लगभग 10%, 8% का रिडक्शन है। ऐसी मोटर व्हीकल्स पे, जो छोटी मोटर व्हीकल है, बड़ी व्हीकल को छोड़ दीजिए, उस पर अगर 28 से 18 होता है, सीमेंट पे अगर कम होता है 28 से 18 होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे जरूर फर्क पड़ेगा। जब लॉजिस्टिक कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पर फर्क पड़ता है तो हमारे प्रोडक्ट्स दे बिकम मोर कम्पिटिटिव।
तो हमारा उस तरफ ध्यान चल रहा है कि किसी तरीके से हम कंपेरेटिव करें अपने प्रोडक्ट्स को, प्लस जैसे ईज ऑफ लिविंग की बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम अपने छोटे और मझौले व्यापारियों पे जो रिटर्न फाइलिंग की दिक्कतें हैं उनको थोड़ा सरल करें, जिससे कि वो अपना दिमाग बिजनेस की तरफ ज्यादा लगा पाए। तो इन सब तरीके से मल्टी फेसिटेड फ्रंट्स पे हम चल रहे हैं, जिससे कि इसको हम झेल पाए। बिल्कुल आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आपको नियर फ्यूचर में कब तक मार्केट स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे या कब तक हरियाली छाती हुई नजर आएगी मार्केट्स पर? देखिए, ये जो टैरिफ्स हैं यूएस के लिए भी सस्टेनेबल या मेंटेनेबल नहीं। मेरे हिसाब से जल्द ही सोल्यूशन आएगा। इन टैरिफ्स का या तो सस्पेंड किया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद लगती है, या इनको अबेंस में रखा जाएगा, या हिंदुस्तान के साथ मीटिंग की जाएगी। इसलिए जैसे ये होगा दोबारा से जो है मार्केट्स में तेजी आएगी हिंदुस्तान की, चाहे एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करें, चाहे स्टॉक मार्केट्स की बात करें। मुझे नहीं लगता कोई बहुत मेजर इंपैक्ट आ पाएगा, बस ऑलरेडी हम अपने एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करते हैं। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट बहुत रोबस्ट है और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया की कंजम्पशन जो है सारी दुनिया में मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएस ने ऑलरेडी टैरिफ का खेल खेल के देखा है। 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आई थी, स्मूथ हॉली टैरिफ यूएस ने लगाए थे, और यूएस को पता है कि उस टैरिफ की वजह से यूएस ही नहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आ गई थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों में से एक बनी। तो ऑलरेडी यूएस टैरिफ का खेल खेल के देख चुका है कि टैरिफ ने यूएस को कितना नुकसान किया है। यूएस ही तो था जो फ्री ग्लोबल ट्रेड की बात करता था। अब यूएस ही अगर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ेगा तो यूएस का जो वर्चस्व है, जो उनका एक पोजीशन है ग्लोबल इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं लूज करना शुरू कर देगी। देखिए, एक चीज मैं बता दूं दर्शकों को, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हमेशा सेम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यूएस ही कभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था और यूएस ही सबसे बड़ी इकोनॉमी रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और रशिया सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी, उसके बाद रशिया की जगह चाइना आगे आ गई। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज होता रहता है। तो यूएस को यह भी सोचना चाहिए, अगर वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के साथ करेगा, हो सकता है दूसरी कंट्रीज ज्यादा बड़ी प्रोमिनेंस ले ली। अब जैसे देखिए, अब एससीओ समिट होने जा रहा है, प्रधानमंत्री साहब चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, नए टाइप्स हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है, यूएस अगर हमसे बिजनेस कम करेगा तो हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे, हम दूसरों के साथ एसोसिएशन करेंगे, दूसरों के साथ दोस्ती करेंगे, दूसरों के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे। ग्लोबल साउथ के साथ ट्रेड बढ़ाया जा सकता है, साउथ ईस्ट के साथ ट्रेड बढ़ाया जा सकता है। बहुत जगह है सिनर्जीज हैं जो जहां एक्सप्लोर की जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस ये रियलाइज करेगा कि ये जो टैरिफ का खेल है यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। यूएस का जो वर्चस्व, जो एक सेंटर बना हुआ है, ग्लोबल ट्रेड की मंडी बना हुआ है, वो यूएस के लिए आगे चल के नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। ब्रिक्स की करेंसी की बात की हुई थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स की करेंसी से भी यूएस को तकलीफ हुई थी कि अगर ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च हो गई तब भी डॉलर का वर्चस्व कम होगा। और दूसरी बात, यूएस को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं, रातों रात यूएस वो फैक्ट्रियां लगा सकता है, वो प्रोडक्शन वहां पे शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान से वो चीजें इंपोर्ट की जा रही थी क्योंकि उसकी वहां पे जरूरत थी। दूसरे कंट्री से क्या वैसे सब्स्टिट्यूट आ पाएंगे? वे दूसरे कंट्री से तो एक्सपोर्ट्स पहले भी आ रहे थे, उनके पास इंपोर्ट पहले हो रहा था। तो इसलिए ये चीजें उतनी आसान नहीं है। और फिर आप देखिए यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। आप एक चार्ट बनाइए, टैरिफ्स अनाउंस कितने हुए, इंप्लीमेंट कितने हुए। बहुत सारे टैरिफ्स अनाउंस किए गए, इंप्लीमेंटेशन के टाइम विड्रॉ कर लिए गए, इंप्लीमेंटेशन के बाद जो है रिड्यूस कर दिए गए, रोल बैक कर दिए गए। तो पैटर्न को लेकर मैं बात करने ही लगी थी, किस तरीके से लगातार हमने देखा कि तमाम बारी टैरिफ लागू भी किया गया और वो यूटर्न लेते हुए भी नजर आए थे। तो नवनीत जी, क्या लगता है जल्द ही भारत पर लगाए हुए टैरिफ को लेकर भी यूटर्न लेते हुए नजर आ सकते हैं ट्रंप? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि यूएस में क्या सामान जा रहा है। यूएस में जो क्वालिटी, जो क्लोथ्स हैं, जो टेक्सटाइल्स है, लेदर आइटम्स है, जेम एंड ज्वेलरी है, एक समय ऐसा था कि जो हाई क्वालिटी या कॉस्टली प्रोडक्ट्स थे उनका मार्केट इंडिया में नहीं था और एक्सपोर्टर्स वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बाहर बेचते थे। अब अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 साल में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रोबस्ट एक हाई मिडिल क्लास और हायर क्लास हो गई है,
जो आज 2-2,500 की टी शर्ट पहनना या रीबॉक नाइकी के हम सब जूते पहन रहे हैं 4-4, 5-5 हजार के, में भी ज्यादा 10,000 के, इसने बहुत बड़ी क्लास हो गई है जो आज इन प्रोडक्ट्स को ले रही है। तो ट्रम्प साहब का ये सोचना कि अगर आज का वो ट्रम्प टैरिफ से रोक देंगे और हमारी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, गलत है। इस प्रोडक्ट के लिए बहुत रेडी मार्केट इंडिया के अंदर यहाँ से मौजूद है, और जिस तरह से हम जीएसटी रेट अगर कम करेंगे इन सब के प्रोडक्ट्स की, अगर 5-10% कीमत कम होती है तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसको संभाल लेगा। तो हमको तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा जब यूएस को, और उनके यहाँ उनको लगेगा कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया रशिया और चाइना के नजदीक होता जा रहा है, जो वो चाहते थे कि हम रशिया को छोड़ के उनके साथ आ जाएं। तो जिस तरह से हमने वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं यू टर्न होने की संभावना है। ऑफ कोर्स एक फेस सेविंग चाहिएगा अमेरिका को, वो फेस सेविंग कब उनको मिलता है, किस तरह से मिलता है, वो देखना पड़ेगा, बट यू टर्न की पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो लगातार जिस तरीके का पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, अब ये देखने वाली बात होगी नियर फ्यूचर में क्या होता है। आकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या लगता है ज्वेलरी की जो सेक्टर है उस पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा फिलहाल टैरिफ का? देखिए, इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो होगा, बट वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा होगा। रादर मैं आपको बताता हूँ अल्टीमेटली होगा क्या। ये सारे सेक्टर जिन पे टैरिफ लगा है वो अल्टीमेटली दे इमर्ज एज विनर्स। होगा क्या, ये लोग सरकार के साथ मिलकर नई मार्केट्स डिस्कवर करेंगे, चाहे विद इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड मार्केट्स हो, और नई मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को जो एक्सेप्टेंस मिल रही है, इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, और रूपी भी अब ग्लोबल करेंसी बनता जा रहा है। ये लोग अपनी मार्केट्स एक्सपैंड कर लेंगे, एक्सपैंड करेंगे, उस ऑल ओवर सडन पता चलेगा कि यूएस ने किसी ना किसी बेसिस पे वो टैरिफ विड्रॉ कर लिया और यूएस को भी सामान चला गया। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इंडियन एक्सपोर्टर्स विनर प्रूव होंगे। ये लोग नई मार्केट्स भी डिस्कवर कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है, कई बार जब आप एक मार्केट को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऑलरेडी आपके बायर हैं, तो आपके अंदर कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे बिजनेसमैन बहुत मेहनती है, बट होता क्या है, अगर मैं अपने आप को, इफ आई आकाश इंदल स्टेप इनटू शूज ऑफ एन एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर, अगर मेरा माल बिक ही रहा है तो मैं नई मार्केट्स डिस्कवर करने में नहीं लगता। एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। बट जब वो दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है, ये लोग सब इंटरप्राइजिंग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, तो ये प्रोएक्टिव होकर नई मार्केट्स तलाशेंगे सरकार के साथ साथ। सरकार ऑलरेडी टाई अप कर ही रही है। हिंदुस्तान की जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर की जो एबिलिटी है वो सारी दुनिया जानती है, तो वो कहीं ना कहीं ये लोग टाई अप कर लेंगे। टाइप से लोग कर लेंगे, उधर क्या होगा, यूएस जो है टैरिफ विड्रॉ कर लेगा, तो यूएस की मार्केट भी खुल जाएगी, प्लस जो नई मार्केट्स जिसके लिए शायद उतने एफर्ट पहले नहीं हो रहे थे वो भी हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम विनर प्रूव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी क्लियरली एस्टेब्लिश होने वाली है कि इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तभी तो आपने देखा स्टॉक मार्केट में जो डाउनफॉल है, क्या वो बहुत मेजर डाउनफॉल है? नहीं, स्टॉक मार्केट में जो डाउनफॉल है ठीक है, कुछ हद तक है, बट कहीं से भी कोई मेजर क्रैश ऐसी चीज नहीं दिख रही, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का पता है। यूएस को भी आज पता है कि यूएस आज की तारीख में इकोनॉमी ऑन द डिक्लाइन है। अब देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू क्या हुई, यूएस में इन्फ्लेशन कहां पहुंच गई, 9.1%। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू क्या हुई, यूएस की जीडीपी ग्रोथ का क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के कुछ समय बाद ही यूएस में जीडीपी ग्रोथ 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हुई। और टेक्निकली हम इकोनॉमिस्ट जब 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रहती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। सिर्फ आकाश इंदल या आकाश इंदल डॉट इन नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट इसको मानते हैं। अब उसके बाद यूएस के क्या हालात हुए, यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग का, इस सरकार कितना कर्जा ले सकती है, तो उस डेट सीलिंग को सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा अपने खर्चे चलाने के लिए। तो यूएस बाहर से एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी लगती है, लेकिन आज वो कामयाब इकोनॉमी नहीं है। तो ऐसे में यूएस बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं हो सकता। हिंदुस्तान कामयाब इकोनॉमी है, हिंदुस्तान सक्सेसफुल इकोनॉमी है, लगातार ग्लोबल एजेंसीज हमारी प्रेस कर रही हैं, तो यूएस कहीं ना कहीं हमारे साथ दोबारा रिलेशन बनाएगा। और यूएस को हिंदुस्तान जियोपॉलिटिकल एंगल से भी सूट करता है। कहीं ना कहीं इस एरिया में चाइना के अगेंस्ट उसे एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए था। और फिर हिंदुस्तान जो है, हमारी दोस्ती, हमारा वसुधैव कुटुंबकम तो हमेशा जाना जाता है। हिंदुस्तानी जो है बहुत शांति प्रिय और मिठास के साथ कारोबार करने वाले माने जाते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होंगी और ये ज्यादा लंबी लाइफ नहीं है इन टैरिफ की, ये लग रहा है। और फिर आप यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितने टैरिफ अनाउंस किए गए, कितने रोल बैक कर लिए गए।
कितने रोल बैक बिल्कुल किए गए आकाश हैं, जी, जिस कितने तरीके से सस्पेंड आपने कर दिए पहले गए। भी मेंशन किया कि कुछ खासा इम्पैक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिला और बेहद जल्दी कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी निकाल लिए जाएंगे। आकाश जी, नवनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर अपने